जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सिल्वर इज 3250 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। लैम्डा नॉट जिसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं वो है हमारा 3250 इंटू 10⁻10 मीटर। और हमें इस क्वेश्चन में द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम अ सिल्वर सरफेस बाय अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 2.2536 इंटू 10⁻10 मीटर। हमें लैम्डा गिवन है 2536 इंटू 10⁻10 मीटर। ये किसका वेवलेंथ है? ये बेसिकली लाइट का वेवलेंथ है, फोटोन का वेवलेंथ है। फिर जो है इस क्वेश्चन में हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो सीधी सी बात है, हमें ये फॉर्मूला पढ़ा था E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। तो हमें ये पता है कि E होता है एच सी बाई लेमडा, काइनेटिक एनर्जी होता है एच सी बाई लेमडा नॉट, और ये होता है प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एच सी हमारा कॉमन आ गया, और ये आ गया 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 mv² इज इक्वल टू एच सी 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। तो जब वैल्यू पुट करूंगा मैं तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2hc अपॉन m अंडर रूट में 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा वेलोसिटी का आंसर आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेटर से सॉल्व करके आप देख सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्ट करने की इच्छा है तो h और c की वैल्यू भी नहीं पुट करना। याद करो मैंने ये बताया था E इज इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉम में गिवन है, ये वैल्यू यहाँ से निकालो, ऐसे ही फाई नॉट की वैल्यू निकालो 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम से, लैम्डा की वैल्यू करो और माइनस करो एंड m और 2 को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो एंड यू विल गेट योर वेलोसिटी। Okay students, so let's move to the second question. So the question is, which of the following figure represent variation of particle momentum and de Broglie wavelength? So in the previous class we have studied lambda is equal to h by p, which is de Broglie wavelength equation. So that we can say that lambda is directly proportional to 1 by p and lambda is inversely proportional to momentum. So इस क्वेश्चन में साफ साफ देखा जा सकता है कि जो h है वो कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं। सो अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब लैम्डा और p में डायरेक्टली रिलेशन है, रिलेशन क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब इस क्वेश्चन को तभी वही बच्चा कर पाएगा जिस बच्चे को ग्राफ में थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो। थोड़ी बहुत इसलिए बोला मैंने क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लेने के पीछे का लॉजिक ये था कि बच्चों को ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया आ जाए। सो अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं तो अगर आपको ग्राफ का आइडिया है तो हमें साफ साफ ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है वो तो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का, मतलब x और y वैल्यू दोनों सेम है तो हमेशा वो सेंटर या फिर ओरिजिन से जाएगा और वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। फिर ऑप्शन बी है वो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है हमारा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये ग्राफ है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और ये ग्राफ है हमारा y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इन चारों ग्राफ को मैं देखने की बात करूं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं किसके बीच रिलेशन चाहिए, लैम्डा और p पे, तो ये रहा p और ये रहा लैम्डा, तो हमें दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डायरेक्टली b। बट अब अगर ग्राफ का आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैसे बताओगे? मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ का आइडिया देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं दे पाऊंगा इस वीडियो में कि अगर आपको किसी भी दो के बीच ग्राफ बनाना है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स गिवन है, क्या गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स, तो इससे ये पता चल रहा है कि y और x की जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पे सेम होने वाली है, हर पॉइंट पे सेम होगी। अब इसका मतलब अगर y की वैल्यू 0 है तो x भी 0, x1 तो y1, y2 तो x2, इसका मतलब ये 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और नीचे भी वैसे ही, ठीक है। ये हमारा पहला ग्राफ हो गया y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का। दूसरा ग्राफ क्या है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का। अब इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो, अगर ये मेरा y है और ये क्या है, x है, तो अगर मैं ग्राफ को अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले आप वैल्यू फाइंड कर लो कि x की वैल्यू 0 पुट करो, उस पर y कितना होगा, और y जो 0 पुट करो तो x कितना होगा। तो बहुत ध्यान से देखो, x की वैल्यू जैसे मैंने 0 पुट करी तो आ गया 1/0 और आंसर कितना आ गया, इनफाइनाइट। यहाँ भी पुट कर आंसर कितना आ गया, इनफाइनाइट। मतलब ये पता चल गया कि जो ग्राफ है वो कहीं भी किसी भी तरीके से ओरिजिन से जाने वाला नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू जब मिनिमम है तो y मैक्सिमम है, और जब y की वैल्यू मिनिमम है तो x मैक्सिमम है। तो बहुत ध्यान से देखो इस ग्राफ में, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूं तो ये हमारा जब हमारा y की वैल्यू 0 है, y पे 0 है तो x क्या है, मैक्सिमम, इनफाइनाइट, और जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या है,
इन्फिनिट है। तो ये 2 पॉइंट हमें मिल गए इन्फिनिट इन्फिनिट वाले। अब अगर आपको फिर भी नहीं बनाने आ रहा तो कोई भी एक रैंडम पॉइंट पुट करके चेक कर लो। जैसे मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y इक्वल टू 1 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ से जा रहा है, तो ये बन गया ग्राफ हमारा y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x का। ठीक है, ऐसे इसका भी कर लो आप, ऐसे ही इसका कर लो। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज an electron of mass m and a photon have same energy E। so एक चीज समझ में आती है कि जो फोटोन है एंड जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो एनर्जी है वो सेम है। ठीक है, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज। अब क्या कह रहा है कि लेमडा ऑफ फोटोन अपॉन लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या करना है, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन और लेमडा ऑफ फोटोन का हमें रेशियो फाइंड करना है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी बात करूं, पहले मैं एनर्जी के लिए, पहले मैं अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर लूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला h/p। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। फिर हमें ये पता है कि अब p की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें ये पता है k इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये हो जाएगा 2k इज इक्वल टू mv²। अगर मैं k को e लिख दूं तो 2e इज इक्वल टू mv²। m से डिवाइड और m से मल्टीप्लाई कर दूं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको m² v² बनाना था। तो ये हो गया 2e, तो ये हो गया 2em इज इक्वल टू, अब ये हो गया m² v², जिसको हम क्या लिख सकते हैं p²। तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अंडर रूट में 2em। ठीक है, अब यहाँ से हमें p की वैल्यू मिल गई, तो जो लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आ गई h अपॉन अंडर रूट में 2me। अब इसकी बात करूँ, फोटोन की जो एनर्जी होती है हमारे पास वो कितनी होती है, hc/λp। तो जो लेमडा p आ गई वो हमारे पास कितनी आ गई, hc/e। अब किसका रेशियो निकालना था, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लेमडा ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमारे पास सिंपल सा आ गया, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन आया है h अपॉन अंडर रूट में 2me और यह है hc अपॉन e। तो ध्यान से देखो, h ने h को मार दिया, e हमारा ऊपर चला गया, इस e को ऊपर ले आओ और इसको लिख दो अंडर रूट में 2me इंटू सी। तो ध्यान से देखो, ये e, ये रूट e आ गया, तो क्या बचा फाइनली हमारे पास अंडर रूट में e अपॉन 2m इंटू 1/c। अब देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, so the next question is the figure shows a plot of photocurrent versus anode potential for a photosensitive surface for 3 different radiations, which of the following is a correct। so graphical question है। अब याद करो, जब मैंने फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ाया था तो मैंने बहुत सिंपल वर्ड में समझाया था कि ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनता, सिर्फ अगर बनता है तो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें वन ऑफ दैट क्वेश्चन ये है कि इसमें ग्राफ है फोटो करंट और फोटो इलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का। तो याद करो, मैंने ग्राफ समझाया भी था और ये भी बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है और काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है। सो जो ग्राफ गिवन है वो कुछ ऐसा गिवन है। ये हो गया तुम्हारा ए नंबर का ग्राफ, फिर जो है ये हो गया तुम्हारा बी नंबर का ग्राफ, और नेक्स्ट वन जो है वो तुम्हारा हो गया सी नंबर का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ नंबर सी। अब ध्यान से देखो, इसमें ऑप्शन क्या बोला है, इसमें ऑप्शन बोला है कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो कह रहा है ए और बी को बहुत ध्यान से देखो। तो जब ए और बी को मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मुझे साफ साफ दिखा कि इसका जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। पोटेंशियल क्या है, सेम है। और याद करो, पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो पक्का अगर ये सेम है तो ये भी सेम होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी पे आ जाओ। ऑप्शन सी कह रहा है कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट्स इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। अब ध्यान से देखो, बी और सी को देखो, बी और सी में कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंस है एंड इंटेंसिटी भी डिफरेंस है। तो ध्यान से देखो, इसकी जो बी ये रहा हमारा और सी ये रहा, ये हो गया सी, ये हो गया बी। ठीक है, तो जो बी वाला इसकी पोटेंशियल अलग है तो पक्का फ्रीक्वेंसी अलग होगा। बट इंटेंसिटी ध्यान से देखो, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ध्यान से देखो, दोनों का क्या है, सेम है। इसका मतलब सी इनकरेक्ट हो गया। अब डी की बात कर लेते हैं, कर्व बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग सेम इंटेंसिटी। अब दोनों सेम है, ये तो पहले इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी देखो ध्यान से, क्या है ऑप्शन बी में हमें साफ साफ कह रहा है कि कर्व्स ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, एंड डिफरेंट इंटेंसिटीज। ध्यान से देखो दोनों की इंटेंसिटी अलग है, इसलिए दोनों का जो है फोटोइलेक्ट्रिक करंट अलग है। दैट्स इट। Okay, so the next question is, in the phenomena of electric discharge through gases at low pressure, the colored glow in the tube appears as a result of। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें लगेगा कि हमने कहीं पढ़ा नहीं है, बट ये थोड़ा सा एटम में आता है, बिकॉज डिस्चार्ज ट्यूब आप जो है एनसीईआरटी में थोड़ा सा सीखते हो। तो ये हमारा कुछ डिस्चार्ज ट्यूब होता है, और ये एक्सपेरिमेंट हमारे एनोड और कैथोड के बीच होता है, और इसमें कुछ गैसेस जो है फिल किए होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, अगर ये हमारा कैथोड है और ये एनोड है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन जाता है वो कहाँ से जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ। अब ये कह रहा है कि अब इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पे जाता है तो कुछ कलर कॉम्बिनेशन हमें दिखता है। तो यही कह रहा है, इन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस लो प्रेशर द कलर्ड ग्लो। अब वो कलर्ड जो ग्लो आता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, हम इसको ज्यादा से ज्यादा समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके, कि जब इलेक्ट्रॉन एंड प्रेजेंट गैसेस आपस में कोलाइड करते हैं तो जो है उसकी वजह से जो है कलर कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए क्या है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, नो। ऑप्शन बी क्या है, कॉलिजन बिटवीन द एटम्स ऑफ द गैस, नहीं, सिर्फ गैसेस के बीच क्या है, कॉलिजन से नहीं होता। फिर सी क्या है, कॉलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इमिट फ्रॉम द कैथोड एंड द एटम्स ऑफ द गैस। सो सिंपल सी यही हमारा ऑप्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन और गैसेस, प्रेजेंट गैसेस के बीच जो कॉलिजन होता है उसकी वजह से। ऑप्शन डी क्या है, कॉलिजन बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स ऑफ द गैस, ऑब्वियसली नो। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन सी नंबर हो गया आपका आंसर। दैट्स इट। Okay, so the next question is, when the energy of the incident radiation is increased by 20%, the kinetic energy of the photoelectrons emitted from a metal surface increase from 0.5 electron volt to a 0.8 electron volt, then the work function of the metal is this. So what is asking? First मैंने लिख दिया कि क्या पूछ रहा है, work function, so phi naught is equal to question mark। फिर कह रहा है कि हमारे पास जब एनर्जी E थी तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो 0.5 eV था, और जब एनर्जी E प्लस 20% ऑफ E हो गया तो एनर्जी हो गई 0.8 eV। सो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, 20% ऑफ E फाइंड करना है। तो 20% ऑफ E करने के लिए हमें सिंपल मैथ्स का पता है, 8-9 में पढ़ा हुआ है, 20/100 इंटू E, तो ये हो गया 0.2 E। अब एनर्जी कितनी हो गई, E प्लस 0.2 E, तो आंसर आ गया 1.2 E। ठीक है, अब ये बात समझ में आती है, आइंस्टाइन इक्वेशन से हमें ये पता है कि E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, और E इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, जब E था तो हमारे पास फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0.5 eV। ठीक है, और जब 1.2 E था तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0.8 eV। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सिंपल दो मैथमेटिक्स के इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गया हमारे पास 1.2 E माइनस E, तो कितना आ गया 0.2 E। फाई नॉट कैंसिल हो गया, बिकॉज वर्क फंक्शन दोनों मेटल एक ही मेटल है, तो एक ही मेटल के लिए वर्क फंक्शन सेम है। 0.8 माइनस 0.5 कितना आ गया, 0.3। तो जो E की वैल्यू आई मेरे पास वो कितनी आ गई मेरे पास, 3/2। तो ध्यान से देखो, इनिशियली जो E आ रहा था वो मेरे पास आ चुका है। 3/2 का मतलब क्या है, सिंपल 1.5 eV। सारा कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो रहा है, इसलिए हमें देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट इनटू जूल, राइट। अब बहुत ध्यान से सोचो, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, फाई नॉट की। अब हमें पास दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब जिसमें चाहे इसमें पुट करके वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं, तो फाई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E माइनस 0.5। E की वैल्यू कितनी थी, 1.5 माइनस 0.5, तो ये आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is the how we calculated this, how we solve this question। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ा सा अगर हमें फॉर्मूला याद है, थोड़ा सा मैथ्स का याद है, 20% 8, 9, 10 में हमने सीखा था, then easily आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। Okay, so the next question is, a 5 volt source emits monochromatic light of wavelength 5000 angstrom। ठीक है, when placed 0.5 meter away, it liberates photoelectrons from a photosensitive metallic surface। When the source is moved to a distance of 1 meter, the number of photoelectrons liberated will be reduced by a factor of। अब ये देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक तुम्हारे पास लाइट का सोर्स है जो मेटेलिक सरफेस से कितना दूर है, 0.5 मीटर। ठीक है, तो डेफिनेटली अब ये लाइट जो है इस पे पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा होगा। अब एक बार सोच के देखो, ये कह रहा है कि अब दूसरे केस में जब ये जो है डिस्टेंस कितना हो जाता है, 1 मीटर।
ठीक है। तो डेफिनेटली अगर सोर्स जो है इस मेटल से दूर गया होगा तो सोर्स की देखो इंटेंसिटी कम हो गई होगी, अगर इंटेंसिटी कम हो गई होगी तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रिड्यूस हुई होगी। तो वही वो क्या पूछ रहा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड विल बी रिड्यूस बाय किस फैक्टर से वो रिड्यूस हुआ होगा। तो पहले तो हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि सोर्स जो है, जैसे अगर हमारे पास एक लाइट है, ठीक है, अगर मैं लाइट से दूर जा रहा हूँ तो उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी और मेरे लिए क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जो इंटेंसिटी और सोर्स के बीच का डिस्टेंस है, इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, और वो जो रिलेशन होता है वो होता है 1 डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे सिंपल सी बात है I1 अपॉन I2 कर दो इज इक्वल टू D2 अपॉन D1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। I1 अपॉन I2 विल बी इक्वल टू D2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, बहुत ध्यान से देखो, I2 के लिए D2 है तो वो कितना है 1 स्क्वायर, और I1 के लिए कितना है मेरे पास, I1 के लिए कितना है D1 है तो वो हो गया 0.5 का स्क्वायर। अब एक बार सोच के देखो, तो I2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही I1 इंटू 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.5 को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, तो 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ 1/4, तो ये आ गया मेरा 4/1, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये मेरे पास जो रिलेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है 1/4, तो इसका मतलब ये आ गया I1 इज इक्वल टू 4I2। तो किस फैक्टर का जो रिलेशन आ रहा है, कौन से फैक्टर का आ रहा है, 4 मल्टीपल का। तो सिंपल ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, ठीक है। दैट्स इट।